कभी सोचा है कि एक साम्राज्य राख से कैसे खड़ा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, वर्धन राजवंश की कहानी। ये प्राचीन भारत का आखिरी महान हिंदू साम्राज्य था और इसके केंद्र में थे सम्राट हर्षवर्धन। ये दास्तान है उस साम्राज्य की जो उथल-पुथल और अराजकता से पैदा हुआ और फिर एक ही इंसान की हिम्मत और इच्छा शक्ति से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा। ये सवाल सिर्फ इतिहास के पन्नों के लिए नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है। जब बड़ी बड़ी ताकतें गिरती हैं तो क्या होता है? वर्धन राजवंश को समझने के लिए हमें पहले उस दौर की अफरा-तफरी को समझना होगा जो उससे ठीक पहले आई थी। जब कोई ताकतवर नहीं रहता तो उसकी जगह कौन लेता है? इसी सवाल के जवाब में हमारी कहानी की जड़ें हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद के भारत को। फिर हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने त्रासदियों के बीच सिंहासन संभाला। उसके बाद हम हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार और उसके सुनहरे दौर की बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस वक्त का मंजर कुछ ऐसा था। सोचिए, भारत का सबसे शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य वो अब बिखर चुका था। उसके जाते ही पूरे उत्तर भारत में एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम सा बन गया था। कोई एक बड़ी शक्ति थी ही नहीं। छोटे छोटे राज्य बन गए थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। मतलब हर तरफ अस्थिरता और बेचैनी का माहौल था। और इसी गहरी उथल-पुथल के बीच एक छोटी सी चिंगारी भड़की। आज के हरियाणा के पास थानेश्वर में पुष्यभूति नाम के एक शासक ने एक वंश की नींव रखी। यही वंश आगे चलकर वर्धन राजवंश कहलाया। उन्होंने उस अफरा-तफरी का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। ये वो बीज था जो एक दिन पूरे उत्तर भारत पर छा जाने वाला था। अब कहानी का रुख थोड़ा पर्सनल हो जाता है, क्योंकि इतिहास को कई बार बड़े बड़े युद्ध नहीं बल्कि एक इंसान की जिंदगी के कुछ लम्हे मोड़ देते हैं। ये वो दर्दनाक घटनाएं थी जिन्होंने एक नौजवान लड़के हर्षवर्धन को वक्त से पहले ही सिंहासन पर बैठने को मजबूर कर दिया। और यहीं से भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले ताकतवर राजा और पिता प्रभाकर वर्धन की मौत हो गई। उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन जैसे ही राजा बने, उन्हें खबर मिली कि उनकी बहन राज्यश्री को मालवा के राजा ने बंदी बना लिया है। वो अपनी बहन को बचाने निकले, लेकिन रास्ते में ही बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, ये एक परिवार पर आई बहुत बड़ी त्रासदी थी। और इस सब के बीच सिर्फ 16 साल का एक लड़का हर्षवर्धन, उसके कंधों पर एक बिखरे हुए राज्य और एक तबाह हो चुके परिवार का बोझ था। ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर यह हर्षवर्धन की हकीकत थी। उसे सिर्फ अपना राज नहीं बचाना था, बल्कि अपने भाई की मौत का बदला भी लेना था और अपनी बहन को भी छुड़ाना। और त्रासदी की इसी आग से तपकर एक सम्राट का जन्म हुआ। हर्षवर्धन ने अपने व्यक्तिगत दुख को एक साम्राज्य बनाने की ताकत में बदल दिया। यहां से एक बदला लेने वाले राजकुमार का सफर शुरू होता है, एक ऐसे सम्राट बनने का सफर जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। 606 ईस्वी, इस साल को याद रखिए। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उत्तर भारत में एक नए युग की, एक नए दौर की शुरुआत थी। ये हर्ष युग का आरंभ था, एक ऐसा समय जो सालों की उथल-पुथल के बाद स्थिरता और खुशहाली लाने वाला था। हर्षवर्धन ने सबसे पहले अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की। कन्नौज उस समय एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, एकदम सेंटर में। और फिर उन्होंने अपनी ताकत को हर दिशा में फैलाया। सोचकर देखिए, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में बंगाल तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उनका एक ही मकसद था, गुप्तों के बाद जो भारत टुकड़ों में बंट गया था उसे फिर से एक करना। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जीतने से महान नहीं बनता। वो महान बनता है अपनी संस्कृति से, अपनी खुशहाली से, अपनी शांति से। और यहीं पर हर्ष शासनकाल सच में सोने की तरह चमका। उनकी फौजी जीत तो बड़ी थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी थी उनकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। हर्ष सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत ही समझदार शासक थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां लोग सुरक्षित महसूस करते थे। उनकी न्याय व्यवस्था कमाल की थी। टैक्स का सिस्टम ऐसा था कि लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। हिंदू, बौद्ध, जैन सबको बराबर संरक्षण दिया। इसी वजह से उनके राज में एक स्थिर समाज बना। और ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे,
इसका सबूत हमें मिलता है एक चीनी यात्री हुएनसांग के लेखों से। सोचिए, हजारों मील दूर से एक इंसान भारत आता है, पूरे साम्राज्य में घूमता है और फिर लिखता है कि राजा खुद प्रशासन का काम देखते थे, टैक्स बहुत कम थे और लोग बहुत खुश और खुशहाल थे। ये किसी बाहरी व्यक्ति की गवाही है जो हर्ष के शासन की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। सम्राट हर्ष सिर्फ एक योद्धा और शासक ही नहीं थे, उनके अंदर एक कलाकार की आत्मा भी थी। जी हाँ, वो संस्कृत भाषा के एक बहुत ही माने हुए नाटककार भी थे। ये बात उन्हें इतिहास के बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग बनाती है। उन्होंने संस्कृत में 3 मशहूर नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये आज भी संस्कृत साहित्य की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा राजा जिसके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में कलम। वो युद्ध और कला दोनों को साधना जानता था। लेकिन कहते हैं ना, हर सूरज को एक दिन ढलना ही होता है। हर महान साम्राज्य की अपनी एक सीमा होती है, एक सरहद होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां हम हर्ष के साम्राज्य की सीमाओं और उन चुनौतियों को देखेंगे जिन्होंने आखिरकार उसके पतन का रास्ता तैयार किया। उस समय भारत एक शतरंज की बसात जैसा था, जिस पर 2 सबसे बड़े खिलाड़ी थे। उत्तर में थे हर्षवर्धन, जिन्हें सकुलोत्रा पथनाथ यानी सारे उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता था, और दक्षिण में थे चालुक्य वंश के महाप्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिन्हें दक्षिणापतपति यानी दक्षिण का स्वामी कहा जाता था। इन 2 महाशक्तियों का टकराना तो तय था, और ये टकराव हुआ नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी एक तरह से सरहद बन गई। उत्तर से आती हर्ष की लहरें दक्षिण की इस चट्टान से टकराईं, और इस बार चट्टान जीत गई। इस जबरदस्त लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की अजेय सेना को रोक दिया। यह हर्षवर्धन के पूरे सैन्य जीवन की अकेली और सबसे बड़ी हार थी। इस हार ने उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा हमेशा के लिए तय कर दी। 647 ईस्वी, एक महान राजा ने दुनिया को अलविदा कह दिया, और उनके साथ ही उनके सपनों के साम्राज्य का अंत भी शुरू हो गया। ये एक युग का अंत था। इतने बड़े साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी ताकत और उनके करिश्मे पर टिका था। उनके जाते ही ये ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया। उत्तर भारत एक बार फिर उसी बिखराव और अराजकता में डूब गया जिससे सालों पहले हर्ष ने उसे बाहर निकाला। हर्षवर्धन की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है और एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या महान नेता हमेशा के लिए बदलाव ला सकते हैं, या फिर हम सब एकता और बिखराव के इस चक्र में फंसे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में बार बार खोजा जाता है।